इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि अगर ये पॉइंट एक्सिस पे ना होके इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फिर से वही माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। इसके सेंटर में कोई पॉइंट है O, इसका टोटल लेंथ कितना है 2L। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, हम यहाँ पर नीचे कहीं पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमको पता करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो O से कितनी होगी, R, जो कि हमने फर्स्ट वाले केस में भी कंसीडर किया था कि सेंटर से उस पॉइंट P की हमने डिस्टेंस को लिया था। ठीक है, अगर ये R है, ये 2L है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और ये वाली भी L हो जाएगी। अगर ये L हो गई और इस पॉइंट को हम ऐसे धीरे से इससे मिला लें तो चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा के इक्वल है, तो ये वाला भी एंगल थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हम यहाँ पर ये दोनों लाइंस मिलाएंगे तो इनकी डिस्टेंस जो होगी वो आपस में इक्वल होगी। और ये R है और ये L है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी चार्ज से वो क्या हो जाएगी, √r² प्लस L², इतनी हो जाएगी। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू √बेस² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, r² प्लस L² बोथ साइड्स में हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस पॉइंट P पे। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से किस डायरेक्शन में निकल रही होंगी, आउटवर्ड्स जाएंगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर ये हो गई E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, इनवर्ड्स, इसकी तरफ जा रही होंगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हो गया E2। अब यहाँ पर हमको एक प्रॉब्लम आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर अब कैसा है, किसी एंगल पे है। ठीक है, तो इसका हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने से अच्छा है हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि E1 और E2 की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम पता करते हैं। तो यहाँ पर E1 इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, √r² प्लस
एल स्क्वायर, इस चार्ज से ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर रूट हट जाएगी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इस पॉइंट P पर। तो यहाँ पर E2 की वैल्यू को निकाला जाएगा। E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो Q की वैल्यू तो Q ही है, मैग्नीट्यूड इसका Q है, और जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही है। तो इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर हमको सेम दिख रहा है। कितना है? Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इस वेक्टर की, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर के हम लोग दो कंपोनेंट्स यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। कौन कौन से? एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट जो P है इसको हम अगर देखें, E1 का यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट एंड एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो E1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? अगर हम यहाँ से देखें, इसका परपेंडिकुलर जो वेक्टर यहाँ पे बन रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगा? E1 साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। E1 साइन थीटा परपेंडिकुलर ऑफ, क्या करते हैं हम, ऐसे तो करते हैं, मान लीजिए कि ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ कोई वेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये E1 वेक्टर है। E1 वेक्टर का यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होगा, एक ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा। कैसे आता है ये? यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हल्की सी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये एक ट्रायंगल बन गया, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट हमारा बन रहा है इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E1, हमको इसकी वैल्यू तो पता है E1 है, और हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये क्या है, बेस है। और बेस निकालने के लिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का यूज़ करेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हमको पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेस यानी कि बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, E1 है। तो E1 कॉस थीटा हो गया ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका ये हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आपने क्या किया, यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो गया, और ये क्या है, ये यहाँ पर बेस है। तो हम क्या करेंगे, फिर से कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू हमको पता करनी है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, E1। E1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पर बेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन चेंज है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, आप इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए। रोटेट करने पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आ गई। तो यहाँ पर ये वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम इसको देख पा रहे हैं, यहां पर भी इसके दो कंपोनेंट होंगे E2 के, एक वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और दूसरा हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की भी डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, वर्टिकल कंपोनेंट ये। तो वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, E2 साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके हो जाएगा, E2 कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E2 और E1 cos थीटा जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो और E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। साथ ही साथ हमको ये भी दिख रहा है कि E1 और E2 की वैल्यू आपस में इक्वल है, इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, सिंस द वैल्यू ऑफ E1 and E2 is equal, therefore E1 sin theta is also equal to E2 sin theta and both of these vertical components will cancel each other। क्यों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की वैल्यू को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम यहाँ पर नेट वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट P पर कि कितनी नेट वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एट पॉइंट P both these vertical components of electric field will cancel each other as they are opposite in direction and equal in magnitude। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी या नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, इसकी वैल्यू देखेंगे तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा। क्यों, E1 इज इक्वल्स टू E2, तो यहाँ पर E2 की जगह पे अगर E1 लिख दिया जाए तो दोनों की बात जो है यहाँ पर बात एक ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। अब E1 की वैल्यू को यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस cos थीटा की वैल्यू को पता करना पड़ेगा, cos थीटा किसके इक्वल होगा। तो हम क्या करें, एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है इससे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल था, थीटा के इक्वल था, तो ये वाला एंगल भी अपने आप थीटा हो जाएगा, या फिर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल अपने आप थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाला जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें हम cos थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसका कुछ नाम दे दिया जाए AB, ठीक है, हमने नाम दे दिया A और B, तो इस ट्रायंगल AOP में, इन ट्रायंगल AOP क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस क्या होगा cos थीटा का, यहाँ पर ये हो जाएगा L, AO होगा तो यहाँ पर हो जाएगा AO अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस किसके होगा, AP के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो गया AP। ठीक है, और इनकी वैल्यूज को देखेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू AO की वैल्यू किसके इक्वल है, L के इक्वल है, और AP की वैल्यू किसके इक्वल है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो इसको कर दीजिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हम इस cos थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू 2E1 L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।
अब उसके बाद क्या करेंगे कि इस वैल्यू को, ये जो E1 की वैल्यू है वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसको रिप्लेस करने पे हमको क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू। इन दोनों को हम चाहें तो आपस में मल्टीप्लाई करके इनकी पावर सेम कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल्स टू, और इस 2 को इस L के साथ कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। कैसे आया ये, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्म इसकी पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, और ये दोनों आपस में बेस जो है सेम ही है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही पुरानी चीज़, Q इंटू 2L जो है वो P के इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, अच्छा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। इतना है। लेकिन हमको एक और चीज़ पता है कि ये जो L है विथ रिस्पेक्ट टू R क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि R इज मच ग्रेटर देन L, या फिर R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, देयरफॉर L स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, और यहाँ पर फिर हमको E की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो E की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं बची है। तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर टू द पावर 3/2, R स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से देखें तो हम R³ आ जाएगा। ठीक है, R³। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल।